नमस्कार बच्चों। आज अपना गद्य खंड शुरू हो रहा है और गद्य खंड का आपका पाठ है प्रेमचंद का। कहानी है नमक का दरोगा। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रेमचंद का जीवन परिचय। इनका मूल नाम था धनपत राय। जन्म हुआ इनका सन 1880 में लम्ही गांव में, वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्म भूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में, गुप्त धन, ये इनके कहानी संग्रह है। मानसरोवर के 8 खंड है ये, और गुप्त धन इनकी ये कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके नाटक है। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनकी निबंध संग्रह है। इनकी मृत्यु हुई सन 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, मतलब सबसे श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं कहानियां लिखने में। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता, मतलब कमियों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए इनको नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। जब इनको सरकारी नौकरी मिली, उस समय देश में क्या चल रहा था? अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करने की नीति चल रही थी, जिसके कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा, मतलब ये लिखते रहे, आंदोलन में भी भाग लिया और लिखते भी रहे। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? शिवरानी देवी। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। मतलब उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा। मतलब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इन प्रेमचंद के समय से ही इसका काल विभाजन किया जाता है, मतलब समय का विभाजन किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। मतलब प्रेमचंद से पहले का युग, प्रेमचंद के समय का युग और प्रेमचंद के बाद का युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। कि जो पुराने समय में कहानियां और उपन्यास थे वो किस पे आधारित थे? कल्पना पे और रोमानियत यानी जासूसी के आधार पर वो आधारित थे, लेकिन उन्होंने उनको निकालकर यथार्थ वास्तविकता के धरातल पर लाने का प्रयास किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। केवल कहानियों के तक वो सीमित नहीं रही, किस्सों तक सीमित नहीं रही, वो क्या हुआ? पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा बन गई। इनमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। मतलब उन्होंने दो भाषाओं का एक साथ में प्रयोग किया, हिंदी और उर्दू का। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय वर्ग के साथ आई। तो यहाँ हिंदुस्तानी भाषा का मतलब है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं। उनका प्रारंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है। मतलब प्रारंभिक जो रचनाएं हैं उनकी, आरंभिक जो रचनाएं हैं उनका मतलब वो रचनाएं वही कल्पना पे, संयोग पे, रोमानियत पर आधारित है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? यथार्थ को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। मतलब आदर्श यथार्थ के साथ साथ उन्होंने आदर्श को नहीं छोड़ा, और आलोचनात्मक यथार्थ मतलब आलोचना, किसी की कमियां बताने का कार्य भी इन्होंने किया। आदर्शोन्मुख
यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। मतलब एक अच्छे तरीके से समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आदर्श के आधार पर वह पहुंचा देती हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में प्रेमचंद की बहुत चर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, उचित उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। मतलब धन के ऊपर धर्म की जीत, मतलब जो धन चाहे कितना ही पैसा हो लेकिन जीत किसकी होगी? धर्म की होगी। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य आदि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। मतलब इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, मतलब हटा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मतलब बिना किसी लालच के और उद्दंड यानी दया रहित और धर्म का पालन करने वाला बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है कि हमारे समाज में क्या व्याप्त है? भ्रष्टाचार व्याप्त है। और उस भ्रष्टाचार में समाज के जो लोग हैं उस भ्रष्टाचार को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। जिस प्रकार से अभिमन्यु है वह चक्रव्यूह में फंस जाता है, निहत्था हो रहता है, वह मतलब उसके पास कोई हथियार नहीं होता, ऐसी ही कहानी यह है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि इस दौर में वे मानते हैं कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। आपकी कहानी शुरू हो रही है नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु की व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपेस का व्यापार करने लगे। मतलब नमक का व्यापार पहले क्या था? निषेध था, मतलब उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन लोग थे फिर भी चोरी छिपेस का क्या करते थे? व्यापार करते थे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पों बारह थे। पों बारह होना मुहावरा है भाई, मतलब चारों तरफ से ही अधिकारियों को क्या था? लाभ था। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, मतलब इस विभाग में आने के लिए तत्पर रहते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था।
यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, मतलब फारसी भाषा का बाहुल्य था, प्रबलता थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेला की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांतों को, नल और नील की लड़ाई, अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। कहने का भाव यह है कि लड़कियां जल्दी से क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं, मतलब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, न जाने मेरी कब मृत्यु हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, मतलब इस घर को संभालने वाले तुम ही हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, मतलब ज़्यादा पद की ओर ध्यान मत देना। किसकी ओर ध्यान देना? पैसे की ओर। निगाह चढ़ावे पर और चादर पर रखनी चाहिए कि नौकरी में पद पर ध्यान नहीं, नौकरी में ध्यान किस पे देना है? पैसे पे ध्यान देना है कि जहाँ ज़्यादा पैसा मिले वहीं पर काम करना है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मतलब रिश्वत के रूप में पैसा प्राप्त हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। यहाँ से क्वेश्चन फिर बनता है आपके कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? क्योंकि जो मासिक वेतन है महीने में एक बार आता है। जैसे पूर्णमासी का चांद महीने में एक बार दिखता है, वैसे ही मासिक वेतन भी महीने में एक बार दिखता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, मतलब बहता हुआ वो है झरना है, जिससे सदैव प्यास बुझती है, मतलब हमेशा वह आती रहती है आय। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी रिश्वत देता है, ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है, मतलब बढ़ता है वो उसी से। यहाँ किसके लिए कह रहे हैं? रिश्वत के लिए, ऊपर से कमाई जाने वाली आय के लिए। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है, समझदारी की बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। गरज यानी जिससे लाभ होने वाला है उस व्यक्ति के साथ क्या करो? कठोरता करो तो लाभ मिलेगा। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है, मतलब जिसको कोई काम ही नहीं है उस व्यक्ति को अपने पक्ष में करना कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरे जन्म भर की कमाई है, मतलब मैंने जो अनुभव उस जन्म भर में प्राप्त किए हैं वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कौन बता रहा है ये बातें? मुंशी बंशीधर को उनके पिता बता रहे हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। मतलब उनको खुद को ही सारे निर्णय खुद ही करने थे, लेकिन अच्छे सगुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। कहाँ उनको नौकरी मिली? नमक विभाग में दरोगा पद पर उनको नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, मतलब अच्छा समाचार मिला, तो फूले न समाये, मतलब मुहावरा फिर है, फूले न समाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। हृदय में सूल उठना कि पड़ोसियों को जलन होने लगी। और परिवार में और आस जो महाजन थे वो थोड़े, जो मांगने वाले पैसे मांगने वाले थे वो थोड़े से ढीले हुए। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। ध्यान में रखना है, कहाँ? नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व जमुना नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी? जमुना। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए,
मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंखें खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह जो नाव चलाते हैं, नाविकों का कोलाहल यानी आवाज सुनाई दी। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। जो उनके मन में उन्होंने तर्क दिया वह किसके रूप में था? भ्रम था। उसको उन्होंने उस चीज को पुष्ट कर दिया, मतलब पूर्ण कर दिया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, मतलब बंदूक जेब में रखी और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? मतलब गाड़ियों को रोका और पूछा, ये गाड़ियां किसकी हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, मतलब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था, मतलब हमेशा उनके यहाँ क्या होती थी? मेहमान नवाजी हुआ करती थी। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी में मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे, मतलब गाड़ियों में क्या लदा था? नमक लदा हुआ था। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, मतलब पैसे पर अखंड, मतलब जो टूट नहीं सकता। वह कहा करती थी कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वह कैसे जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बेड़े लगाकर खाए, फिर मतलब पान खाया। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। लिहाफ यानी कंबल ओढ़ कर आए वो। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो अलोपीदीन क्या थे? ब्राह्मण थे, पंडित थे। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, मतलब रिश्वत न दे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ऐश्वर्य यानी पैसे की इस मोहिनी मुस्कान का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, मतलब अभी भी नए नए ही नौकरी लगे थे और उन ईमानदारी का उनमें क्या था? नया जोश था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। चालान जो कटता है उसके लिए बोल रहे हैं। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। इस प्रकार आगे का जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।